स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम संगठन के बारे में जानेंगे। संगठन की परिभाषा अ, क्या होती है। जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो इसे टकराने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम संगठन कहेंगे। जिस बिंदु पर टकराते हैं वह संपर्क बिंदु कहलाएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी? टकराने वाले पिंडों के संपर्क बिंदु पर खींची हुई जो स्पर्श रेखा होगी वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबवत रेखा होगी वो आपकी उभयनिष्ठ अवलंब कहलाएगी। लेकिन संगठन रेखा क्या है? जब दो पिंड आपस में टकराएंगे तो उनके संपर्क बिंदु पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत तथा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होगी संगठन रेखा। मतलब वास्तव में आपकी उभयनिष्ठ रेखा है, उसी दिशा में है आपकी संगठन रेखा। यदि पिंड गोले हो तो उनकी संगठन रेखा उन्हें केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही होगी। एक तरह से वो क्या है आपकी, जो अवलंब ले रहे हैं वो उसी दिशा में है। डायरेक्ट इम्पैक्ट टकराने से पूर्व जो दो पिंडों की गति की दिशा संपर्क बिंदु पर खींची गई उभयनिष्ठ अवलंब यानी संगठन रेखा, अर्थात भाई उभयनिष्ठ अवलंब में वही आपकी संगठन रेखा है। केंद्र देश हो तो ये समक्ष संगठन होगा। यानी गति की जो दिशा है वो उभयनिष्ठ अवलंब की दिशा में होगी तो वो समक्ष कहलाएगा, अन्यथा तिर्यक कहलाएगा। कब? जब टकराने से पूर्व दो पिंडों की गति की दिशा संगठन रेखा के अनुदिश नहीं हो, अर्थात उनकी गति परस्पर टकरा काटती हुई रेखाओं का निर्देश हो। मतलब जो है आपकी उभयनिष्ठ अवलंब की दिशा में नहीं है तो वो आपकी तिर्यक संगठन कहलाएगा। प्रत्यास्थ पिंड क्या कहलाएंगे? जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु के आसपास उनका कुछ आकार विकृत हो जाता है, किंतु टकराने के तुरंत पश्चात स्वतः ही एक भीतरी प्राकृतिक बल, मतलब जैसे आपने गेंद ली तो गैलों में जो गेंद हैं उन गेंदों में एक भीतरी प्राकृतिक बल उत्पन्न होगा जो उनके विकृत आकार को पूर्ववत कर देगा, किसी न किसी दिशा में उछाल। तो ये जो गुणधर्म होता है वो आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। इस तरह की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर कहलाई। यानी वे पिंड जो फरस से आदि से टकराने के पश्चात बिल्कुल नहीं उछलते हैं उन्हें अप्रत्यास्थ पिंड कहेंगे। और जो फरस से टकराते हैं सभी पिंडों के मतलब प्रत्यास्थ जो होंगे जो अपने पहले के आकार को प्राप्त कर लेते हैं, जो टकराने से पूर्व जो उनका आकार था। संपीड़न काल और प्रत्यानयन काल दो काल हैं। संकट के दौरान वह समय जिसमें पिंड परस्पर दबने तथा आकार परिवर्तन में आता है, वह समय में जिसमें दबने और आकार में परिवर्तन आता है उसे हम संपीड़न काल लगेंगे। जबकि पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यानयन काल वह समय जिसमें प्रत्येक पिंड पुनः अपनी मौलिक अवस्था में आता है तथा अलग होती हैं। मतलब अपने पहले की मौलिक अवस्था में आ जाता है और वो टकराने से जैसे पहले थे वैसी स्थिति में आ जाता है तो पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। संगठन के नियम ये जो है मैंने लिखा हुआ है कि आपकी ये यूनिवर्सिटी की इस साल में डेफिनेशन आई हुई है। तो संगठन का जो नियम है न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम, न्यूटन से एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये आया हुआ है। दो प्रत्यस्थ पिंडों के संगठन के प्रति उनका सापेक्ष वेग तथा संगठन से पहले सापेक्ष वेग अचर किंतु ऋणात्मक अनुपात में होता है। यानी दो प्रत्यस्थ पिंडों के संगठन के पश्चात और उनका सापेक्ष वेग तथा संगठन से पहले सापेक्ष वेग अचर किंतु ऋणात्मक अनुपात में होता है। ये उसका न्यूटन न्यूटन का ये प्रयोगात्मक नियम है। संगठ से पूर्व आपका सापेक्ष वेग जो है यू वन माइनस यू टू है। संगठ के पश्चात अगर वेग उनके वी वन और वी टू हो जाते हैं तो संगठ के जो पश्चात उनका सापेक्ष वेग होगा वी वन माइनस वी टू होगा। न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम के अकॉर्डिंग जो है आपका संगठ के पश्चात सापेक्ष वेग और संगठ से पूर्व सापेक्ष वेग वी वन माइनस वी टू बटा यू वन माइनस यू टू बराबर माइनस ई होगा। नेगेटिव अचर है लेकिन नेगेटिव। तो आपका वी टू माइनस वी वन बराबर ई यू वन माइनस यू टू। एक तरह से अब देखो यहाँ देखा था, अगर हम वी वन माइनस वी टू बटे यू वन माइनस यू टू रखते हैं यानी पहले वेग पहले पिंड का वेग माइनस दूसरे पिंड का वेग पश्चात में और पहले, तो यहाँ निगेटिव चिन्ह है। लेकिन अगर हम उनका जैसे बी टू माइनस बी वन और यहाँ हम यू वन को पहले लेते हैं तो आप पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। यानी पिंडों के विछड़ने का वेग बराबर ई पिंडों के मिलने का वेग ई है। अगर ई का मान जीरो है तो अप्रत्यास्थ कहलाएगा और ई बराबर एक है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ कहलाएगा। हमेशा ई का मान जीरो से एक के मध्य में होगा, जीरो से एक के मध्य में ही होगा। और अगर जीरो होता है तो वो आपका अप्रत्यास्थ है इनइलास्टिक, और ई का मान एक है तो पूर्ण प्रत्यास्थ है। संवेग संरक्षण का नियम, दो प्रत्यास्थ पिंडों के संघट्ट से एक ही दिशा में मापित उनका पूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। तो अर्थात संघट्ट से पूर्व और पश्चात उनके संवेगों का योगफल समान रहता है। मतलब आपके
दो प्रत्यास्थ पिंडों के संघर्ष से एक ही दिशा में मापित होने का पूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। मतलब टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद जो संवेग है वो योगफल जो है उनका समान रहता है। जैसे मान लेते हैं कि m1 और m2 हमारे दो पिंड हैं, m1 m2 संहति के, इनके वेग क्रमशः टक्कर से पूर्व u1 और u2 है, और टक्कर के पश्चात v1 v2 है। तो संवेग की जो अविनाशता का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग पहले जो संवेग है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बाद वाले जो संवेग है उसके बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो संघर्ष से जो पूरे संवेग का वेग है वो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 ये होगा। दो चिकने प्रत्यास्थ गोलों का समकक्ष संघट्ट, ये हम पढ़ेंगे कि दो चिकने गोले जो हैं एक टक्कर होती है तो किस तरह से होगी और क्या ऊर्जा और क्या समय होंगे वो देख लेते हैं। न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम के जैसे हम मान लेते हैं m1 और m2 जो कण है, संहतीय कण, उनके वेग पहले u1 और u2 हैं और पश्चात में टक्कर के पश्चात में v1 और v2 हैं। तो न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम के अकॉर्डिंग v2 माइनस v1 बराबर ई कोष्टक में u1 माइनस u2। समय संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। अब m2 से गुणा करते हैं हम समीकरण एक को दो में से घटा देंगे तो हमसे इससे क्या होगा कि आपका m2 v2 कट जाएगा और आपके दोनों में से और v1 रहेगा कॉमन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 v1 कॉमन m1 प्लस m2 को भाग देते हैं तो v1 बराबर आएगा आपका u1 u1, यहाँ आपका u1, तो देखो हमने m2 से गुणा किया समीकरण एक को, तो आपका यहाँ आ जाएगा u1 m2e, तो इधर से घटाया तब तो आएगा निगेटिव, और आपका यहाँ u1 है आएगा ये m1 है, यहाँ m1 है ये गलत है, यहाँ m1 माइनस ई m2 प्लस m2 u2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा u1 माइनस u, ये आपके आ जाएंगे। तो देखो अगर हम एक से गुणा करके जोड़ देंगे तो v2 आ जाएगा आपका ये। तो इस तरह से हम और जो टक्कर के पश्चात वेग उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी मान है कि अगर एक गोले को हम किसी स्थिर चिकनी समतल से समक्ष टकरा कराते हैं, मतलब बॉल ऊपर से गिरती है तो क्या होगा। देखो अगर हम बॉल के जो सिंबल है हम वन लेंगे, जैसे ये बॉल है ये ऊपर से गिर रही है, इसका वेग पहले u1 है और पश्चात में v1 है, जबकि धरती का जो पहले वेग था u2 और पश्चात में v2 दोनों जीरो हैं। तो बिछड़ने का वेग ई मिलने का वेग हम मतलब लेंगे तो आपको v1 बराबर माइनस ई यू बनाएगा, v2 और u2 के मान v2 और e2 के मान जीरो होंगे तो v1 बराबर माइनस ई यू बना गया जब बॉल नीचे की तरफ गिरेगी तब, और ऊपर जाते समय आपका आ जाएगा प्लस में, क्योंकि v1 जो है। अब संगठन के उछाल की जो उछाल की ऊंचाई है वो देखें, ऊपर से बॉल गिरती है h ऊंचाई से, तो नीचे टकराते समय वेग क्या हुआ अंडर रूट 2gh, और संगठन के पश्चात विपरीत ऊर्ध्व दिशा में वेग जो होगा हमने पढ़ा कि ई यू होता है, ई यू। तो पहले जो टकराते समय वेग था वो अंडर रूट 2gh था, तो उछाल के पश्चात माना h डैश ऊंचाई तक जाएगी जहां पर वेग उसका जीरो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हम लगाएंगे तो ये इस वेग से उछली ई अंडर रूट 2gh माइनस 2gh डैश, तो h डैश का मान आ जाएगा आपका ई स्क्वायर एच। तो इस प्रकार ई स्क्वायर एच ऊंचाई तक उछलेगी, जबकि ई वी मतलब पहले के वेग का ई गुना तो वेग होता है, जबकि ऊंचाई जो है ई स्क्वायर गुना होती है। संघट के उछाल का समय जो होगा आपका एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे निकालेंगे। तो एच ऊंचाई से गिरने का समय मान लेते हम टी, तो टी बराबर आपका आएगा 2h बटा जी। एच ऊंचाई से गिरकर समतल से टकराने से
और वी आपका अंडर रूट 2 GH होगा। संगठन के पश्चात वेग अगर ई भी होगा, पहले वेग अगर वी था तो मान लेते हैं कि आप अरे तो पहुंचने समय टी लगता था, आपका वो जीरो जाएगा, ऊंचाई तो पहुंचने से टाइम है, टाइम लगेगा। वेग यू भी है -GT, तो आपका वेग ई वी क्या है, अंडर रूट 2 GH है। अब अगर हम इसको भाग देंगे, नीचे जो जी है उसको पूरी खाता है, ऊपर आधी खाते हैं, तो आपका आ जाएगा ई अंडर रूट में 2H/G। और 2H/G क्या है आपका, 2H/G क्या है आपका, टी का मान है। तो अभी क्या है, ये आपको पहले जो गिरते समय वेग है वो है, गिरते समय टाइम है वो है, तो आपका जो उछलते समय टाइम लगा है ऊपर पहुंचने में, वो पहले वाले गिरते समय वाले टाइम से ई गुना है। तो टाइम और वेग में तो ई गुना है, जबकि ऊंचाई में आपका है H²। दो चिकने तथा प्रत्यास्थ गोलों के सीधे संघर्ष से गतिज ऊर्जा में कितना ह्रास होगा। अब आप देखें, पहले समय संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग तो ये है, जैसे हमारे दो पिंड हैं तो M1 और M2 उनके संहति है, और पहले वेग उनके U1 और U2 है, और V1 V2 पश्चात पश्चात में तो आपके समय संरक्षण और न्यूटन के प्रयोगात्मक नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों हमने सूत्र ले लिए। पहला समय संरक्षण एक समीकरण, और न्यूटन का नियम जो है दूसरा। संकट से पूर्व कुल ऊर्जा आपकी M1 ½ M1 U1 का स्क्वायर प्लस ½ M2 U2 का स्क्वायर। संकट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा आपकी होगी ½ M1 V1 का स्क्वायर प्लस ½ M2 V2 का स्क्वायर। ये संकट से गतिज ऊर्जा में ह्रास कितना होगा, पूर्व की जो गतिज ऊर्जा है उसके पश्चात वाली गतिज ऊर्जा को हम घटा देंगे तो ये आएगा। अब हमारे पास जो समीकरण 2 है, ये वाला जो न्यूटन का नियम है, इसमें हम M1 M2 से गुणा कर दें, एक के वर्ग करने पर जोड़ दें, इसको एक को जो वर्ग है उसमें स्क्वायर करके दूसरे वाले में M1 M2 को गुणा करके जोड़ दें, तो आपका बनेगा ये। हल करने के बाद आपको ये आ जाएगा इस तरह से। ये हल करते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हल करने के बाद तो हमारे पास ये फिर M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर माइनस M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर बराबर आपका आएगा ये M1 M2 बटा M1 प्लस M2 कोष्टक में 1 - E² कोष्टक में U1 - U2 का स्क्वायर। तो आप गतिज ऊर्जा में ह्रास आप ये होगा ½ M1 M2 बटा M1 प्लस M2 1 - E² U1 - U2 का स्क्वायर। ई का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में है, तो RHS हमेशा क्या है आपका धनात्मक ही होगा। तो गतिज ऊर्जा में सदैव ही हानि होगी। ई पर अगर 1 है तो दोनों गोले पूर्णतः प्रत्यास्थ होंगे, और गतिज ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होगी। और यदि ई बराबर 0 है तो गतिज ऊर्जा में जो ह्रास होगा आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा में हानि कट हो गया। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे अगले लेसन में।